वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे पलवन। ठीक है, पलवन पढ़ने से पहले हम मात्रक पढ़ चुके हैं, गति पढ़ चुके हैं, कार्य, ऊर्जा, शक्ति पढ़ चुके हैं, गुरुत्वाकर्षण पढ़ चुके हैं, दाब पढ़ चुके हैं। ये 5 चैप्टर हमारा कंप्लीटली खत्म है। आज हम लोग पढ़ेंगे पलवन। पलवन का मतलब होता है तैरना। पलवन का मतलब क्या होता है? तैरना। कहने का मतलब है कि कोई वस्तु पानी में कैसे, जैसे किसी चीज को आप पानी में फेंकिएगा, किसी चीज को पानी में आप फेंकते हैं, किसी भी चीज को फेंक दीजिए, मानिए स्केल है, हम अगर स्केल को पानी में फेंकते हैं, या फिर आपके आसपास में जो आदमी है आप उसी को पकड़ के पानी में फेंक दीजिए। ठीक है, आप जिसको भी पानी में अगर फेंकिएगा, पानी में फेंकने के बाद क्या होगा? पानी में फेंकने के बाद 2 चीज होगा, या तो पानी में डूब जाएगा, या तो पानी में वो तैरेगा। या तो पानी में डूब जाएगा, या पत्थर है, पत्थर को पानी में फेंक दिए डूब जाएगा। एक गेंद है, गेंद को पानी में फेंक दिए तैरेगा। अब कोई भी चीज कैसे तैरता है, कैसे डूब जाता है? पानी वही पानी है, किसी कोई चीज उसके अंदर डूब जाता है, कोई उसके अंदर तैरते रहता है। अब क्या कारण है जो पानी में डूब जाता है, पानी में तैरते रहता है? वही आज हम इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जो भी भाई इस चैनल पर न्यू आए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, आप उस वीडियो को आसानी से देख पाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पलवन का मतलब समझ गया क्या होता है? तैरना। चलिए नेक्स्ट पलवन, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे क्या? उत्प्लावक केंद्र। क्या होता है? उत्प्लावक केंद्र। उत्प्लावक केंद्र क्या होता है समझिएगा। किसी भी चीज को जैसे हम पानी में फेंके, जैसे आपके अपने बगल वाला को पानी में फेंके हैं, तो हम अपना स्केल पानी में फेंके हैं, तो स्केल हम ले आए हैं, अब हम पानी में गेंद फेंक रहे हैं। पानी में क्या फेंक रहे हैं? गेंद। गेंद मैंने बॉल। पानी में अगर हम मान लीजिए यहाँ पे गेंद को फेंक दिए, गेंद को फेंक दिए, मान लीजिए हमारा गेंद है, गेंद को पानी में फेंक दिए, क्या लगता है आपको? गेंद पानी में डूब जाएगा? गेंद पानी में नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबेगा? गेंद पानी में क्यों नहीं डूबेगा? उसका कारण क्या है? कोई भी चीज को, गेंद छोड़िए, आप कोई भी चीज को पानी में फेंकिएगा तो पानी का एक क्वालिटी है, ये जो हमारा इतना लिखे ये क्या है? द्रव है। और इस द्रव का एक क्वालिटी है, इस द्रव का एक क्वालिटी है कि कोई भी वस्तु अगर इसमें फेंकते हैं तो ये द्रव का क्वालिटी है कि उस वस्तु को ये ऊपर रखना चाहता है, ऊपर रखना चाहता है। कहाँ रखना चाहता है? ऊपर। मतलब जब हम किसी चीज को पानी में फेंकते हैं तो ये द्रव जो है उस वस्तु के ऊपर एक बल लगाता है, उस वस्तु के ऊपर एक बल लगाता है। बल किधर के? आपके क्या बोले? ऊपर रखने के लिए, अंदर डुबाने के लिए, तो ऊपर रखने के लिए। तो कोई भी वस्तु को पानी फेंकते हैं तो ये जो द्रव है उस वस्तु के ऊपर, ऊपर की ओर, उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। किसकी ओर? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर एक बल लगाता है। कोई वस्तु को फेंकते हैं तो ऊपर की ओर, जैसे गेंद पर ये क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है। कहाँ की ओर? ऊपर की ओर। तो जो बल लगा रहा है, द्रव जो वस्तु पर बल लगा रहा है ऊपर की ओर, उसी बल को कहते हैं उत्प्लावक बल। क्या कहते हैं? उत्प्लावक बल। समझ में आ गया? उत्प्लावक बल क्या होता है कि किसी भी द्रव द्वारा किसी वस्तु के ऊपर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्लावक बल। और उत्प्लावक बल किधर काम करता है? ऊपर की ओर का नीचे की ओर। तो आप बोलोगे ऊपर की ओर। अगर क्वेश्चन में आ गया, मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हो और आप एग्जाम में आ गया, उत्प्लावक बल किधर काम करता है? उत्प्लावक बल किधर काम करता है? आपका आंसर क्या होगा? ऊपर की ओर। क्या काम करता है? ऊपर की ओर। समझ में आया? नेक्स्ट हम लोग समझते हैं उत्प्लावक केंद्र। क्या समझते हैं? उत्प्लावक केंद्र। अब देखिए उत्प्लावक केंद्र क्या होता है। किसी भी वस्तु को आप पानी में फेंकते हो, जैसे हमारा गेंद है, ठीक है, तो उत्प्लावक केंद्र से पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं गुरुत्व केंद्र। क्या पढ़ते हैं? गुरुत्व केंद्र। अब गुरुत्व केंद्र क्या होता है समझिएगा। किसी चीज के अंदर, हर एक चीज का अंदर उसका एक गुरुत्व, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में आपको पढ़ाए थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और आपको ये क्या बोलते हैं, आपको ये चैप्टर गति चैप्टर में पढ़ाए थे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको पढ़ाए थे, संतुलन वाला अवस्था में पढ़ाए थे। ठीक है, तो नहीं देखे हो तो आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है जो संतुलन, जहां से हम किसी वस्तु को संतुलन बनाते हैं। जैसे हमारा स्केल में कोई एक ऐसा बिंदु होगा जहां से इसको हम संतुलन कर सकते हैं। देखिए इस जगह से हम इसको संतुलन कर सकते हैं। ये देखिए अब नहीं गिर रहा है, नहीं गिर रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इसका जिस जगह पर ये नहीं गिर रहा है वहां पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्व केंद्र है। तो हर एक वस्तु का एक गुरुत्व केंद्र होता है जहां पे वो संतुलन की अवस्था में होता है। तो जब मान लीजिए यह गेंद है, गेंद का एक गुरुत्व केंद्र होगा, गेंद का एक गुरुत्व केंद्र होगा। मान लीजिए गेंद का गुरुत्व केंद्र यहाँ है, गेंद का गुरुत्व केंद्र यहाँ है। अब गेंद को कहाँ फेंके? पानी में फेंके। गेंद को पानी में फेंकने के बाद क्या हुआ? ये गेंद पानी को विस्थापित किया वहां से, गेंद पानी को क्या किया? वहां से विस्थापित किया। मैंने गेंद किसी चीज को पानी में फेंकेगा तो वहां से पानी को हटाएगा, पानी को हटाएगा ना। तो पानी को हटाने के बाद, जितना पानी को हटाया, हटाने के बाद जो उसका गुरुत्व, पानी का जो गुरुत्व केंद्र बना, पानी का जो गुरुत्व केंद्र बना, मैंने यहाँ पे देखिए क्या बोले हैं कि ये वस्तु कहाँ है? यहाँ से गुरुत्व केंद्र ये है, और वस्तु जो यहाँ जो गया, जितना पानी को हटाया, हटाने के बाद ये पानी इसके ऊपर क्या बल लगा रहा है? बल लगा रहा है। पानी इसके ऊपर क्या लगाता है? एक बल लगाता है।
पानी इसके ऊपर क्या लगाता है, एक बल लगाता है। इसी बल को हम लोग कौन बल कहते हैं, उत्प्लावक बल। क्या कहते हैं, उत्प्लावक बल। पानी जो इसके ऊपर बल लगाता है, पानी जो इसके ऊपर एक बल लगाता है, तो जिस जगह से बल लगाता है, जिस जगह से बल लगाता है उसी जगह को हम लोग कहते हैं उत्प्लावक केंद्र। क्या कहते हैं, उत्प्लावक केंद्र। कहने का मतलब जब किसी वस्तु को पानी फेंकते हैं तो पानी को वस्तु क्या करता है, विस्थापित करता है, वहां से पानी को हटाता है। पानी को जो हटाया, हटाने के बाद सब पानी उसके ऊपर क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है, बल लगा रहा है, चारों तरफ से उसके ऊपर बल लगा रहा है। देखिए इधर से भी बल लग रहा है, इधर से बल लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, हर तरफ से बल लग रहा है। हर तरफ से बल लगने के बाद किसी एक सेंटर से उसके ऊपर पूरा ऊपर की ओर बल लगेगा। कहने मतलब यहाँ से भी हर जगह से तो बल लग रहा है, लेकिन जो इसका परिणामी बल होगा, माने जहां से ये मतलब डिसाइड करेगा कि इसको हम बल लगाना कहां से है, तो वहां से ऊपर की ओर एक बल लगेगा, वहां से ऊपर की ओर एक बल लगेगा। तो उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, उसी बल को हम लोग कहते हैं, उसी जगह को हम लोग कहते हैं उत्प्लावक केंद्र। क्या कहते हैं, उत्प्लावक केंद्र। नहीं समझ में आया, देखिए समझाते हैं। जैसे ये वस्तु है, अब यहाँ पे आएंगे, अब कोई मतलब जितना पानी क्या कटा रहा है, पानी क्या रहा है, हम उसको ऊपर की ओर रखें, तो पानी इसके ऊपर एक जगह से बल लगा रहा है। मान लीजिए इस जगह से पानी ऊपर की ओर बल लगा रहा है, इस जगह से पानी कहाँ लगा रहा है, ऊपर की ओर बल लगा रहा है। तो जिस जगह से पानी ऊपर की ओर इस वस्तु पर बल लगा रहा है ना, उसी जगह को कहते हैं उत्प्लावक केंद्र। क्या कहते हैं, उत्प्लावक केंद्र। क्या कहते हैं, उत्प्लावक केंद्र। समझ में आया, जिस जगह से उसके ऊपर बल लगा रहा है उसी जगह को हम लोग क्या कहते हैं, आपका उत्प्लावक केंद्र। गुरुत्व केंद्र, हर वस्तु के अंदर गुरुत्व केंद्र होता है। इंसान के अंदर गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, उसके नाभि में। अब हम मान लीजिए हम पानी में जंप करेंगे, हम क्यों जंप करेंगे, हमको तैरने नहीं आता, आप जंप कीजिए, ठीक है। आप पानी में जंप किए, आप पानी में जंप करने के बाद आप पानी क्या किए, विस्थापित किए। तो पानी क्या चाहता है, आपको कहाँ रखे, ऊपर। तो पानी जिस जगह से आपके ऊपर बल लगा रहा है, पानी जिस जगह से आपके ऊपर बल लगा रहा है उसी जगह को हम लोग कहते हैं उत्प्लावक केंद्र। क्या कहते हैं, उत्प्लावक केंद्र। उत्प्लावक केंद्र। समझ में आया। अब देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का यहाँ काम आया नहीं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिर्फ मतलब हर वस्तु में होता है, लेकिन यहाँ काम नहीं आया, लेकिन काम आएगा जब हम आपको मित्र केंद्र पढ़ाएंगे, मेटा सेंटर, तो वहां पे भी काम आपको आएगा। अब क्या से आएगा भी आपको समझाते हैं, समझिएगा। मान लीजिए एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, इसको हम पानी में, ये हमारा पानी है, इस पानी में हम इस वस्तु को डालें, तो इस वस्तु देखिए, इस जो वस्तु आपको पानी में डाले हैं, इसका एक क्या होगा, इसका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। उसके बाद एक जगह से एक इसके ऊपर एक जगह से बल लगाएगा। देखिए अभी सीधा है, तैर रहा है, तो इसी दिशा में उसी डायरेक्शन में इसके ऊपर बल लगाएगा। यहीं से मान लीजिए बल, यहां से मान लीजिए बल लगाया, यहां से देखिए, यहां से ये कहां बल लगा रहा है, नीचे की ओर। कोई वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहां काम करता है, नीचे की ओर। तो वस्तु चाहता है हम पानी के अंदर घुस चला जाए, वस्तु कहां चाहता है, पानी के अंदर, क्योंकि वस्तु को पानी और उसके गुरुत्व केंद्र क्या करता है, खींच रहा है। तो गुरुत्व केंद्र कहां काम करता है, नीचे की ओर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां काम कर रहा है, नीचे की ओर। यहां से ये बल काम कर रहा है नीचे की ओर, लेकिन पानी उसको कहां बल लगा रहा है, ऊपर की ओर। तो पानी इसको बल लगा रहा है ऊपर की ओर। तो यहां से जहां से ऊपर की ओर बल लगा रहा है ना, जहां से ऊपर की ओर बल लगा रहा है उसे कहते हैं उत्प्लावक केंद्र। तो ये जगह क्या हो गया, उत्प्लावक केंद्र। उत्प्लावक केंद्र। समझ में आया। तो ये जगह हो गया उत्प्लावक केंद्र और ये जगह हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब उसको हम लोग पानी में दूसरा इसी वस्तु को निकाले और पानी में फिर डाले, लेकिन अब की बार थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर दिए। क्या कर दिए, टेढ़ा कर दिए। टेढ़ा करने के बाद देखिए, टेढ़ा करने के बाद देखिए क्या हो रहा है, टेढ़ा करने के बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो उसका टेढ़ा कीजिए। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी में पढ़ाए थे, जैसे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर यहाँ है तो इसको टेढ़ा कीजिए, सीधा कीजिए, किसी तरह के कुछ छू कर दीजिए, जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पे रहता है, उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पे रहता है। सिर्फ इसके द्रव्यमान में आप चेंज नहीं कीजिए, इसके कहीं भार में चेंज नहीं कीजिए, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं रहेगा। तभी हम इसको कुछ नहीं किए, ना द्रव्यमान में चेंज, कुछ नहीं किया, सिर्फ इसका डायरेक्शन में चेंज कर दिए। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो यही होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ से इसके ऊपर क्या लग रहा है, नीचे की ओर बल लग रहा है। लेकिन गुरुत्व केंद्र, अब की बार गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, इधर होगा या अलग जगह पर होगा। अब की बार गुरुत्व केंद्र मान लीजिए यहाँ, अब की बार गुरुत्व केंद्र कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ये क्या हो गया, इसका गुरुत्व केंद्र। क्या हो गया, गुरुत्व केंद्र। अब गुरुत्व केंद्र यहाँ से इसके ऊपर बल लग रहा है, कौन बल लग रहा है, उत्प्लावक बल। कौन बल लग रहा है, उत्प्लावक। उत्प्लावक बल किस जगह से लगता है, उत्प्लावक बल वस्तु के ऊपर जिस जगह से लगता है ना, उसी जगह कहते हैं उत्प्लावक केंद्र। क्या कहते हैं, उत्प्लावक केंद्र। इस अब की बार देखिए, यहाँ पे तो सीधे डायरेक्शन में था, सीधे था, यहाँ से ऊपर की ओर लग रहा था, लेकिन अब की बार देखिए कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। जैसे इसको इधर घुमाए हैं तो ये कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। यहाँ से अब की बार इसके ऊपर बल लग रहा है। अब की बार कहां से लग रहा है, यहाँ से क्यों नहीं लगेगा, इधर हो गया। यहाँ आने के बाद पानी विस्थापित ज्यादा इधर कर रहा है, तो यहाँ से इसके ऊपर बल लग रहा है।
अब यहां से इसके ऊपर बल लग रहा है, तो देखिए ये कौन रेखा हो गया, ये हो गया आपका गुरुत्व केंद्र का रेखा, गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा। ये कौन रेखा हो गई, गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा। और ये वाली रेखा कौन सी रेखा हो गई, आप बोलोगे गुरुत्व उत्प्लावक केंद्र, गुरुत्व केंद्र सॉरी उत्प्लावक केंद्र, किससे, उत्प्लावक केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा। तो देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा, और ये क्या हो गई, आप बोलोगे उत्प्लावक केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा। एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है ना, उसी बिंदु को कहते हैं मित केंद्र। क्या कहते हैं, मित केंद्र। क्या बोले हैं, मित केंद्र। मित केंद्र क्या होता है कि ऊर्ध्वाधर रेखा किसके, देखिए फिर एक एग्जांपल और देते हैं, इसको और अच्छे से आप समझ जाइएगा। देखिए इसको और तरह कर दीजिए, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लीजिए यहाँ है, तो इससे होकर गुजरने वाली रेखा, किससे होकर गुजरने वाली रेखा है ये, आप बोलोगे गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा है। ये गुरुत्व केंद्र है, तो गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा। नेक्स्ट देखिए इसका उत्प्लावक केंद्र मान लेते हैं, कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से ये वस्तु के ऊपर बल लगा रहा है, यहाँ से ये कौन बल, कौन बिंदु हो गया, उत्प्लावक केंद्र। तो उत्प्लावक केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा, कहां से होकर गुजरने वाली रेखा, गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा, उत्प्लावक केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा। एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, उसे कहते हैं मित केंद्र। क्या कहते हैं, मित केंद्र, मेटा सेंटर। क्या कहते हैं, मेटा सेंटर। तो समझ में आ गया कैसे कहते हैं। उत्प्लावक बल क्या होता है कि द्रव द्वारा वस्तु के ऊपर लगने वाले बल को उत्प्लावक बल कहते हैं। ये किस दिशा में काम करती है, ऊपर की ओर। नेक्स्ट उत्प्लावक बल, उत्प्लावक केंद्र। उत्प्लावक बल जिस जगह से वस्तु के ऊपर लगता है, उस जगह को कहते हैं उत्प्लावक केंद्र। क्या कहते हैं, उत्प्लावक केंद्र। नेक्स्ट मित केंद्र। मित केंद्र क्या होता है, जब किसी वस्तु को पानी में मतलब फेंकते हैं, तो वस्तु का गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा। वस्तु के अंदर कौन सी केंद्र होता है, गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा। और उत्प्लावक केंद्र, कौन सा केंद्र, उत्प्लावक केंद्र, माने जहां से उस वस्तु पर बल लग रहा है, उत्प्लावक केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा। मतलब क्या कि गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा और उत्प्लावक केंद्र से होकर गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, उसी बिंदु को हम लोग कहते हैं मित केंद्र। क्या कहते हैं, मित केंद्र। मतलब मेटा सेंटर। क्या कहते हैं, मेटा सेंटर। क्या कहते हैं, मेटा सेंटर। क्या कहते हैं, मेटा सेंटर। समझ में आ गया। मेटा सेंटर किसे कहते हैं कि गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा और उत्प्लावक केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, उसी बिंदु को मेटा सेंटर या मित केंद्र कहते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये दोनों का काम आपको आएगा संतुलन बनाए रखने में। संतुलन कब बनता है, जब हमको अभी पढ़ाते हैं, अभी और आपको समझ में आएगा। अभी हम लोग समझते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या पढ़ेंगे हम लोग, आर्किमिडीज का सिद्धांत। यहाँ पे लिखा है ना पलवन का नियम, इसमें समझाएंगे आपको, समझ में आपको आज और अच्छे समझ में आएगा उसका उपयोग कहाँ होता है। अगर मित केंद्र नीचे हुआ तो क्या होगा, ऊपर हुआ तो क्या हुआ, अलग डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, हम लोग पढ़ेंगे पलवन के नियम के पास। अभी हम लोग पढ़ेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज क्या था, एक वैज्ञानिक थे। एक क्या थे, वैज्ञानिक थे। आर्किमिडीज वैज्ञानिक कैसे बने, क्योंकि उसने उत्प्लावक जो अभी हम पढ़ाए उसका खोज किया। उसका खोज किसने किया, कोई वस्तु पानी में कब डूबेगी कब तैरेगी, इसका खोज किसने किया, आर्किमिडीज ने। कैसे किया, वही हम लोग समझते हैं। मान लीजिए समझिएगा, एक आप यहाँ पे मतलब बड़ा सा टब ले लीजिए। क्या ले लीजिए, टब ले लिए, ठीक है। उसके बाद इस टब के अंदर एक यहाँ पे एक और छोटा सा टब ले लीजिए। छोटा सा क्या ले लिए, टब ले लिए। अब इसके अंदर भर दीजिए पानी। इसके अंदर क्या भर दिए, पानी भर दिए। सारा खेल तो पानी का, चैप्टर ही पानी वाला है। इसके अंदर पानी भर दिए। अब आप एक ईंट लीजिए। क्या लीजिए, ईंट लीजिए। और इस ईंट को रस्सी में बांधकर पानी के अंदर डालिए। रस्सी में बांधकर पानी के अंदर डुबाइए। पानी के अंदर डुबाने के बाद क्या क्या चीज होगा, क्या चीज होगा, उसको स्टेप बाय स्टेप देखिए, पढ़िएगा, आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत, कोई भी कंफ्यूजन इसमें रहेगा, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, समझिएगा। जब हम इस ईंट को इसके अंदर डालते हैं, ये पानी लबालब इसमें भरा हुआ है, ठीक है।
जब हम इस ईंट को रस्सी में बांध कर इसमें डुबाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम ईंट को पानी के अंदर डालते हैं, जैसे जैसे वो पानी के अंदर जाना स्टार्ट होगा, जैसे जैसे पानी के अंदर जाएगा वैसे वैसे आपको ईंट का वजन कम होगा, वैसे वैसे आपको महसूस होगा कि ईंट का वजन कम हो रहा है। ईंट का वजन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जैसे जैसे हम इसको पानी में डालते हैं तो पानी में जाने जैसे जैसे पानी के अंदर जाता है तो ईंट के वजन में कमी आता है। ईंट के वजन में क्या आता है? कमी आता है, आभासी कमी। अभी से आभासी कमी मतलब आपको लगेगा कि उसमें क्या है, कमी आ रहा है। परमानेंट कमी नहीं होता, ऐसे नहीं कि वो बाहर निकालोगे तो ईंट का वजन कम में हो गया, नहीं, जब फिर बाहर निकालोगे तो फिर वो पहले ऐसा हो गया, तो उसको बोलते हैं परमानेंट नहीं होना, माने आभासी कमी। तो जब किसी वस्तु को पानी में डालते हैं तो उसके भार में आभासी कमी आता है, उसके भार में क्या होता है? आभासी कमी आता है। तो मान लीजिए इस ईंट का वजन था 5 केजी, कितना है? 5 केजी। कमानीदार तुला समझते हो, स्पिनिंग वाला तुला, मैंने इसमें ऐसे करके आप लटकिएगा तो आपको वहां पर कांटा में दिखेगा कितना वजन है। तो जैसे यहाँ पे ईंट था, ईंट का वजन कितना दिखा रहा था? 5 केजी। जैसे ये पानी के अंदर गया तो ईंट का वजन हो गया 3 केजी। अब ईंट का वजन कितना हो रहा है? 3 केजी। तो देखिए कितना केजी का ईंट था? 5 केजी का, अभी कितना हो गया? 3 केजी। उसके भार में कितना कमी आ गया? आप बोलोगे 2 केजी का कमी आ गया। कितना केजी का कमी आ गया? 2 केजी का कमी। ये 2 केजी का कमी कैसे आया? ये 2 केजी का कमी कैसे आया? वही बताया आर्किमिडीज साहब ने। किसने बताया? आर्किमिडीज ने। उन्होंने क्या कहा? देखिए उन्होंने क्या किया, जब ईंट को इसमें बांध के नीचे गिराया तो गिराने के बाद क्या हुआ, इसमें से क्या होता है, जैसे लबालब पानी भरा हुआ है, आप पानी के अंदर ईंट रखिएगा तो क्या लगता है? पानी नहीं निकलेगा। पानी निकलेगा ना? हाँ, तो इधर से पानी निकला, इधर से ही पानी निकला, दोनों तरफ से पानी निकला, यहाँ भी पानी, इधर भी पानी निकला। अब पानी निकलने के बाद उन्होंने क्या किया, इस पानी को एक नल की सहायता से इकट्ठा कर लिया। एक नल लगा दिया, टोटी समझते हो ना, टोटी लगा के इसको इकट्ठा कर लिया। अब इकट्ठा करने के बाद क्या किया, इस पानी को इन्होंने नापा, इस पानी को नापा। पानी को नापने के बाद इसको पानी भी कितना निकला? 2 केजी। तो उन्होंने देखा, अरे क्या हुआ कि जितना ईटा के भार में कमी आया उतने पानी बाहर निकला है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब किसी वस्तु को पानी में डालते हैं तो उसके भार में आभासी कमी आता है, उसके भार में उतने आभासी कमी आएगा जितना पानी बाहर निकलेगा, जितना पानी बाहर निकलेगा। समझ में आया? अगर जितना पानी बाहर निकलेगा उसके भार में उतने आभासी कमी आएगी। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बार बार किया, अलग अलग प्रकार से किया। अलग अलग प्रकार से करने का मतलब कभी ईंट लिया, कभी पत्थर लिया, कभी कुछ लिया, मतलब करते रहा। सब एक्सपेरिमेंट में यही देख रहा था, उसके भार में उतने कमी आ रहा था जितना पानी बाहर निकल रहा था, उतने कमी आ रहा था जितना पानी बाहर निकल रहा था। तो इन्होंने लास्ट में क्या दिया? एक नियम दे दिया, इसको कहते हैं सिद्धांत दे दिया। इसको कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है? जब किसी वस्तु को पानी में पूर्णतः या अंशतः डुबाते हैं, तो उसके भार में आभासी कमी आ जाता है। उसके भार में उत्पन्न आभासी कमी उतना ही होता है जितना वो पानी को विस्थापित करता है। अगर आप पानी में जंप लगा दिए, और आपका वजन था 60 केजी, कितना केजी था? 60 केजी, और आप इस पानी में मान लीजिए जंप लगा दिए और आपका टीक उड़ रहा है, ठीक है, आप इस पानी में जंप लगाए, ये टप्पू है, क्या है? टप्पू। मान लीजिए आप नहीं लगाइए, टप्पू को लगवा देते हैं। टप्पू इस पानी में जंप लगा दिया। टप्पू जब इस पानी में जंप लगाया, टप्पू का वजन था 60 केजी। कितना केजी? 60 केजी। जैसे पानी में अंदर गया तो टप्पू खुश हो गया, हाँ मेरा वजन कम हो गया, अब हम हल्के हो गए हैं। टप्पू का वजन हो गया 20 केजी। कितना हो गया? 20 केजी। तो टप्पू का वजन था 60 केजी, लेकिन पानी में उसको लग रहा है कि मेरा वजन कितना केजी है? 20 केजी। अब बताइए उसके भार में कितना कमी आया होगा? आप बोलोगे 40 केजी। कितना आया? 40 केजी। ये 40 केजी उसके भार में कमी क्यों आया? क्योंकि टप्पू ने 40 केजी पानी को वहां से विस्थापित कर दिया, वहां से हटा दिया। तो 40 केजी पानी को वहां से हटाया, इसीलिए उसका वजन में कितना कमी आया? 40 केजी। तो 60 केजी का टप्पू अब कितना केजी का लग रहा है? 20 केजी का। ये बात किसने बताया? इसलिए ये बात बताए थे आर्किमिडीज साहब ने। इसीलिए इसको कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या कहते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत। समझ में आया आर्किमिडीज का सिद्धांत? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है? जब किसी वस्तु को पानी में पूर्णतः या अंशतः डुबाते हैं तो वस्तु के भार में आभासी कमी आता है। वस्तु के भार में उतना ही आभासी कमी आएगा जितना वह पानी को विस्थापित करेगा। तो यहां तक समझ में आया? ये हमारा था आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या था? आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब इसी के ऊपर नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल समझिएगा। इसी का हम लोग नेक्स्ट समझते हैं, अगला पार्ट। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे समझिएगा। कोई वस्तु पानी के अंदर कब डूब जाएगी, कब तैरेगी, अभी हम लोग इसको समझते हैं अब। ठीक है? कब पानी, जैसे ईंट पानी में डूब जाता है, उतना बड़ा जहाज पानी में नहीं डूबता है। छोटा सा कील पानी में डूब जाता है, लेकिन उतना बड़ा जहाज पानी में नहीं डूबता है। ठीक है? तो क्यों नहीं डूबता है, वही आज हम इसमें पढ़ेंगे अभी। ठीक है? देखिए क्या होता है।
जब किसी वस्तु को पानी के अंदर डालते हैं तो वस्तु कहाँ कहाँ जाने की कोशिश करता है, अंदर की ओर, क्योंकि वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम करता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ काम करता है, अंदर की ओर। तो वस्तु चाहता है कि हम पानी के अंदर चला जाए, वस्तु क्या चाहता है, हम पानी के अंदर चला जाए, लेकिन ये पानी भाई साहब है, ये कहता है हम तुमको आने नहीं देगा, हम तुमको आने नहीं देगा, हम तुमको ऊपर रखेगा। क्या करेगा, ऊपर रखेगा। तो पानी जो है वस्तु के ऊपर की ओर बल लगाता है। वस्तु कहाँ बल लगा रहा है, नीचे की ओर। अब पानी कहाँ लगा रहा है, ऊपर की ओर। हाँ ठीक है, दो प्रकार का बल हो गया, एक हो गया वस्तु का बल, वस्तु का बल मान लेते हैं W, और पानी का बल लगाते हैं W1। क्या मान लेते हैं, W1। अब देखिए वस्तु का बल और पानी का बल दोनों है हमारे पास है। वस्तु का बल है W मान लेते हैं, पानी का बल है W1। अब समझिए, अगर हम बोलते हैं W जो है वो बड़ा है W1 से, W जो है बड़ा है W1 से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है अगर कोई वस्तु इसमें पानी मतलब कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, वो बल लगा रहा है कहाँ की ओर, नीचे की ओर। कहाँ की ओर, नीचे की ओर, और वो बड़ा है, ये बल ये लगा रहा है नीचे की ओर, ये लगा रहा है ऊपर की ओर, और ये बड़ा है, और ये क्या हम क्या कर रहे हैं, वस्तु द्वारा, वस्तु का बल W है, और हम कहते हैं ये बड़ा है, इसके द्वारा लगाया गया बल ज्यादा है। अगर दो मुर्गी को आपस में लड़ाएंगे और जिसका वजन ज्यादा हो, सॉरी दो मुर्गी को दूसरा सोच सकते हैं, दो पहलवान को आपस में लड़ाते हैं, जिसका वजन ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, जीतेगा, है कि नहीं। अगर दो आदमी किसी को लड़ाते हैं और जिसका जो ज्यादा ताकतवर होगा वो तो जीतेगा ना, जो ज्यादा ताकतवर होगा वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों W को आपस में लड़ा रहे हैं, दोनों मुर्गा है हमारा, दोनों मुर्गा को आपस में लड़ा रहे हैं। इस मुर्गा का क्या है, ताकत ज्यादा है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, W बड़ा है W1 से, मतलब इसका ताकत बड़ा है, तो कौन जीतेगा, आप लोग यही जीतेगा। इसका मन क्या है, हम पानी के अंदर जेबे करेंगे, हम पानी के अंदर जेबे करेंगे। अब पानी के अंदर जब इसका मन ज्यादा है और ये जीत गया तो क्या करेगा, पानी के अंदर तो जेबे नहीं करेगा। हाँ, तो क्या होगा कि जब वस्तु का भार ज्यादा हो किससे, विस्थापित पानी से, ये पानी क्या कर रहा है, इसके ऊपर बल लगा रहा है, क्या कर रहा है, बल लगा रहा है। तो जब इसका भार ज्यादा हो वस्तु के द्वारा हटाए, सॉरी पानी के द्वारा लगाए गए बल से, पानी के द्वारा लगाए गए बल से, तो उस समय वस्तु क्या होगा, पानी में डूब जाएगा, पानी वस्तु में, सॉरी वस्तु पानी में डूब जाएगा। ये बेचारा डूब गया, पूर्णतः डूब जाएगा और बिल्कुल नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल तली में आ जाएगा, डूब जाएगा, डूब गया। नेक्स्ट, अगर हम कहते हैं W जो है वो छोटा है W1 से, अब की बार कौन मुर्गा जीता, अब की बार ये जीत गया, और इसका कहना क्या है, हम तुमको आने नहीं देगा, हम तुमको ऊपर रखेगा, और ये जीत गया। ये क्या करेगा, उसको ऊपर रखेगा, उसको क्या रखेगा, ऊपर रखेगा। तो उस समय ये पानी में डूबेगा कि तैरेगा, अब बोलोगे उस समय ये तैरेगा, क्या करेगा, तैरेगा। तो कौन बड़ा होने से तैरेगा, जब उत्प्लावक बल ज्यादा हो जाएगा तब वो तैरेगा, तब वो क्या करेगा, तैरेगा। नेक्स्ट, W बराबर W1, अब की बात क्या हो गया, बराबर हो गया, ना ही तुम जीते, दोनों का मतलब ताकत बराबर है, तो ना ही ई मुर्गा जीतेगा ना ही ऊ मुर्गा जीतेगा। तो क्या होगा, उस समय क्या कंडीशन होगा, उस समय ये पानी में तो डूब जाएगा, पानी में तो डूब जाएगा, बोलेगा ना ही तेरा मन ना ही मेरा, मतलब ना ही हम जीते ना ही तुम जीते, दोनों का बात रहेगा। ये चाहेगा पानी में डुबा दे, ये क्या वस्तु क्या रहेगा, पानी में डूब जाए, तो ठीक है तुमको डुबा लेंगे, तो डुबा दिया उसको, फिर बोलेगा हम तुमको ऊपर रखेंगे, मतलब ना ही नीचे आने देंगे, अतः इस जगह हम पानी को क्या हम तुमको नीचे आने नहीं देंगे, तो ठीक है हम नीचे नहीं आएंगे, आधा डूब जाएंगे और डूब कर तैरेंगे, डूबे क्या करेंगे, तैरेंगे। तो ये वस्तु क्या करेगा, डूब तो जाएगा लेकिन यहाँ पे तैरते रहेगा, अंदर में क्या करते रहेगा, तैरते रहेगा। तो ना ही ये नीचे आएगा ना ही ऊपर रहेगा, ये बीच में चला जाएगा, बीच में तैरते रहेगा, बीच में क्या करेगा, तैरते रहेगा। ये कब होगा, जब W बराबर W1 हो, जब दोनों द्वारा बल लगाया, दोनों के द्वारा लगाया गया बल क्या हो, बराबर हो, जब दोनों के द्वारा लगाया गया बल बराबर हो। यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम समझते हैं कि अब हम समझते हैं कि W तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल, तो हम लोग समझ जाते हैं कि वस्तु का इतना भार होगा, वस्तु का इतना भार होगा। मान लो 50 केजी का वस्तु है, कितना केजी का वस्तु है, 50 केजी का वस्तु है। अब इसके 50 केजी का वस्तु है, W का मान कितना हो गया, 50 केजी, कितना केजी, 50 केजी, ठीक है। अब उसको कहाँ डाल लिए, पानी में, और पानी इसके ऊपर बल लगाएगा, पानी के ऊपर इसके ऊपर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो पानी के द्वारा लगाया गया बल कैसे निकालेंगे, तो पानी के द्वारा लगाया गया बल उतना ही होता है जितना पानी को विस्थापित करता है, जितना पानी को विस्थापित करता है। अगर ये 50 केजी का वस्तु है और ये पानी में डाले तो ये कुछ ना कुछ पानी को तो वहां से हटाएगा, क्योंकि हम जस्ट बोले हैं कि किसी वस्तु को पानी में डालते हैं तो वहां से क्या करेगा, उसको विस्थापित करता है, विस्थापित करता है। अब समझिए, अब यहाँ 50 केजी के वस्तु को पानी में डाले, ये पानी को क्या किया, विस्थापित किया, और ये 30 केजी पानी को विस्थापित किया। कितना केजी पानी को,
30 केजी पानी को विस्थापित किया, तो इसके भार में कितना कमी आएगा? आप बोलोगे 30 केजी, फिर भी कितना ज्यादा रहेगा? तब बोलोगे 20 केजी ज्यादा रहेगा। जब 20 केजी ज्यादा रहेगा तो ये जीत जाएगा, तो इस समय क्या होगा? ये पानी में डूब जाएगा। ये पानी में क्या होगा? डूब जाएगा। नहीं समझे? अभी जस्ट बताए थे कि इसके द्वारा लगाया गया बल, पानी के द्वारा लगाया गया बल से ये बल अगर ज्यादा होता है तो ये क्या करेगा? डूब जाएगा, क्योंकि ये क्या चाहता है? हम पानी के अंदर जाएं, हम पानी के अंदर जाएं, और ये कहता है हम पानी को पानी के अंदर आने नहीं देगा, हम तुमको ऊपर ही रखेगा। तो ये क्या करेगा? इसका देखो, इसके द्वारा लगाया गया बल कितना है? 30 के। जितना पानी विस्थापित किया वही इसके द्वारा लगाया गया बल उतना ही होता है। तो ये कितना पानी विस्थापित किया? 30 केजी, तो इसके द्वारा लगाया गया बल कितना केजी है? 30 केजी। अब इसके द्वारा लगाया गया भार कितना है? 50 केजी। इसके द्वारा लगाया गया भार 30 केजी, इसके द्वारा 50 केजी, तो कौन जीतेगा? अब लोग ये जीतेगा। इसका मन क्या है? पानी में डूबने का, तो जाएगा पानी में, हचाक डूब जाएगा। डूब गया तो कहने का मतलब है अगर आप पानी में जाए और आप पानी में डूब गए, इसका मतलब क्या हुआ? आप उतना पानी को विस्थापित नहीं कर पाए जितना आपका वजन था। अब जितना आपका वजन था उतने पानी को अगर आप विस्थापित कर दीजिएगा तो आप पानी में नहीं डूबिएगा, आप पानी में नहीं डूबिएगा। देखिए 50 केजी का था, विस्थापित कितना किया? 30 केजी, जैसे पानी में क्या करेगा? डूब जाएगा। अगर मान लीजिए 10 केजी का है, कितना केजी का है? 10 केजी का है, और ये 20 केजी पानी को हटा दिया। कितना केजी पानी को हटा दिया? 20 केजी पानी को विस्थापित कर दिया। अब इसका वजन कितना था? 20 केजी। अब इसके द्वारा पानी द्वारा जो वजन लग रहा है कितना केजी का लग रहा है? 20 केजी का। अब 10 केजी इधर से बल लगा रहे हैं, 20 केजी इधर से बल लगा रहे हैं। बताइए ये पानी नीचे जाएगा ऊपर जाएगा? आप बोलोगे ऊपर जाएगा। इस समय ये क्या हो जाएगा? तैरेगा। इस समय क्या करेगा? ये तैरेगा। अब दोनों बराबरी हो जाएगा, क्या करेगा? डूब जाएगा, डूब के तैरते रहेगा, डूब के क्या करेगा? तैरते रहेगा। समझ में आया? हम क्या कहना चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि अगर आपको पानी किसी चीज को, कोई चीज पानी में तैर रहा है, कोई चीज पानी में तैर रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जब हम किसी चीज को देखते हैं पानी में तैर रहा है, इसका मतलब क्या है? उसका जितना वजन है उससे ज्यादा पानी को हटा दिया, उससे ज्यादा पानी को वो हटा दिया। जब उससे ज्यादा पानी को हटा दिया इसीलिए वो तैर रहा है। अब जितना वजन है उससे कम में पानी को हटाया तो पानी में क्या करेगा? डूब जाएगा। जैसे नाव है, बड़ा सा नाव है, बड़ा सा नाव कितना पानी को हटाता है? बहुत पानी को हटाता है। तो बहुत पानी क्यों हटाता है? उसका बनावे करता है जहाज को, वैसे ही है, जहाज को बनावे करता है वैसे ही है, ताकि वो पानी में नहीं डूबे। जहाज को कैसे बनाता है? देखो जहाज को ऐसे बनाता है, जहाज ऐसे बनाता है, जहाज ऐसे बनाता है, ऐसे बनाता है। ऐसे बनाने से क्या होता है कि इसको ज्यादा जितना मतलब ऐसे बनाने से वो ज्यादा पानी को विस्थापित करता है, ज्यादा पानी से विस्थापित करता है। अब ज्यादा पानी को विस्थापित करेगा, मान लीजिए जहाज का वजन था 100 केजी, कितना केजी? 100 केजी, ठीक है। और ये ज्यादा पानी को, ये 150 केजी को विस्थापित कर दिया। कितना पानी को विस्थापित कर दिया? 150 केजी के पानी को। तो ये अंदर की ओर कितना बल लगा, कितना वजन है इसका? अंदर जा रहा है 100 केजी से, उसको बाहर कितना कर रहा है? 150 केजी से। तो जहाज पानी में डूबेगा कि तैरेगा? पानी जो है, सॉरी, जहाज पानी में तैरेगा। क्यों तैरेगा? क्योंकि पानी, जहाज जो है अपने वजन से ज्यादा पानी को विस्थापित कर दिया, इसीलिए जहाज पानी में तैरेगा। हम पानी में जाएंगे और डूब जाएंगे। हम पानी में जाएंगे तो डूब क्यों जाएंगे? क्योंकि हम अपने वजन के बराबर पानी को विस्थापित नहीं कर पाएंगे और हम डूब जाएंगे। और जो तैरने वाला आदमी होता है वो क्या करता है? अब जाता है, अगर जाएगा पानी में हटाक चल जाएगा और हाथ कोई पर कुछ नहीं फैलाएगा तो पानी में डूब जाएगा। लेकिन जब तैरने वाले को देखिएगा तो हाथ भी, अपना हाथ से भी क्या करता है? पानी को हटाता है, अपना हाथ से पानी को हटाता है, अपना हाथ से इधर से हटाता है, इधर से पैर से भी पानी को हटाता है। तो पैर से, हाथ से, हर जगह से पानी से हटाता है। और जब उसको पानी, उसके द्वारा हटाया गया पानी उतना हो जाता है जितना उसके वजन है, तो समझिए आदमी पानी में तैरते रहेगा। अब मान लीजिए जिसको तैरने नहीं आता है वो किसी पटाने का मतलब हटाने का तरीका कुछ होता है, लेकिन जैसे मन तैसे हटाते रहेगा तो पानी में पानी हट पाएगा वहां से। अगर जितना उसका वजन है उतना पानी नहीं हट पाया तो कहाँ जाएगा? नीचे। अगर जितना वजन है उससे ज्यादा पानी वहां से हटा दिया तो समझ कहाँ आएगा? ऊपर। तो जो आदमी को तैरने के लिए आ गया, तो तैरने के लिए आने का मतलब क्या हुआ? कि वो उतना पानी को विस्थापित कर देगा जितना उसका वजन था। अगर आपको तैरने के लिए नहीं आया जिसका मतलब अभी तक आप उतना पानी को विस्थापित नहीं कर पाते हो जितना आपका वजन है। समझ में आया? तो ये किसका सिद्धांत था? आर्किमिडीज साहब का। किसका था? आर्किमिडीज साहब का। ठीक है, आर्किमिडीज साहब का सिद्धांत समझ में आ गया। अब नेक्स्ट समझिए, कोई भी वस्तु को हम चाहेंगे पानी में तैरे, पानी में तैरे तो क्या करना पड़ेगा? अगर कोई भी चीज को हम चाहे कि पानी में तैरे तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात उसके एरिया को बढ़ा देना पड़ेगा, उसके एरिया को बढ़ा देना पड़ेगा। जैसे एक लोहा है, लोहा को अगर हम छोटा करके उस पानी में डालेंगे और लोहा को पीट कर पानी में डालेंगे तो कौन तैरेगा? अब बोलोगे पीटने, जो चीज को पीट देंगे, लकड़ी है, लकड़ी को अगर हम छोटा करके पानी में डालेंगे, मतलब वजन करके, मतलब इकट्ठा करके वो छोटा कर दिए तो पानी में डूब जाएगा। पत्थर है, पत्थर छोड़ो, क्या है, दूसरा कुछ मान लेते हैं, कोई भी चीज मान लेते हैं जो कि मतलब फैला दो, उसको आप फैला दोगे, फैलाने के बाद पानी में डालो,
फैला करने के बाद पानी में डालो, या उसको मोड़ के बराबर करके मतलब पूरे एक ढाप पर कर दो, उसके बाद पानी में डालो, कौन डूब जाएगा? तब बोलोगे जो मोड़ करके डालेंगे उसको डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एरिया कम है। जिसका एरिया कम होता है, जिसका एरिया कम होता है वो थोड़ा सा पानी को विस्थापित करेगा, जिसका एरिया ज्यादा होता है वो ज्यादा पानी को विस्थापित करेगा। तो ज्यादा पानी को विस्थापित करेगा तो आदमी तैरेगा, कम पानी को विस्थापित करेगा तो वो डूब जाएगा। तो इसीलिए जो कील होता है, जो कील लोहे का जो कील होता है वो कम में पानी को विस्थापित करता है, इस वजह से वो डूब जाता है। लेकिन जहाज जो होता है वो ज्यादा पानी को विस्थापित करता है, इसलिए जहाज क्या पानी में तैरते रहता है। पहला क्या करना है? एरिया को बढ़ाना है। किसी वस्तु के एरिया को हम बढ़ा देंगे तो वो पानी में क्या करेगा? तैरेगा। दूसरा क्या करना है? उसके वजन को कम कर देंगे, उसके वजन को कम कर देंगे। क्या? अब मान लो ये इसका वजन है 30 केजी और ये 20 केजी पानी को विस्थापित कर पाता है। कितना केजी पानी को विस्थापित कर पाता है? 20 केजी पानी को विस्थापित कर पाता है। और हम इसका वजन कर दिए 15 केजी। लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं घटाए, सिर्फ उसका वजन खत्म कर दिए। वजन खत्म कर दिए 15 केजी, तो क्या करेगा? पानी में क्या करेगा? तैरने लगेगा, पानी में तैरने लगेगा। क्योंकि पानी में ये 15 केजी वजन कर दिए 15 केजी, लेकिन विस्थापित कर रहा है 20 केजी, तो उस समय ये पानी में क्या करेगा? तैरेगा। अगर कोई आदमी पानी में जाता है, मतलब पानी में डूब जाता है, डूबते वक्त क्या करता है उसका देखिएगा सर कहाँ चला जाता है? नीचे। पूरा शरीर कहाँ जाता है? ऊपर। जब आदमी डूबने लगता है तो डूबते वक्त उसका सर कहाँ लगता है? ऊपर। मुंडी सिर चलाता है नीचे। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर का जितना पार्ट है वो सब खोखला है। छाती हमारा जो है, फेफड़ा हमारा क्या है? खोखला है कि नहीं? खोखला है। लेकिन सर जो हमारा है पूरा भरा हुआ है, जिसकी वजह से सर का वजन क्या होता है? ज्यादा। वो कहाँ गया? नीचे। और पैर हमारा कहाँ जाता है? ऊपर। इसीलिए जब कोई आदमी डूबता है तो उल्टा डूबता है। क्या होता है? उल्टा डूबता है। उल्टा डूबने के बाद वो पानी हप पानी पी लेता है। हप पानी पीने के बाद कहाँ चलाता है वो? फिर 2-3 घंटा 4 घंटा के बाद पानी पी के कहाँ आता है? ऊपर। कहाँ जाता है? ऊपर। क्यों? जब वो पानी उनी पूरा पी लिया, पानी उनी पूरा पी लिया तो उसका क्या हो गया? वो वजन हो गया ज्यादा, फैल जाता है। फैलने के बाद कहाँ जाता है? ऊपर आ जाता है। समझे? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये इतना समझ में आ गया। अगर किसी चीज को हमको तैराना है क्या करना पड़ेगा? 2 काम करना पड़ेगा। पहला काम इसका वजन को कम कर देना पड़ेगा, दूसरा उसके एरिया को बढ़ा देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, प्लवन का नियम, मतलब तैरने का नियम। कोई वस्तु कब तैरेगा? कोई वस्तु कब तैरेगा? अभी जस्ट बोले हैं कब तैरेगा। कोई वस्तु कब तैरेगा? जब जितना उसका वजन रहेगा उतने पानी को विस्थापित कर देगा तो वो वस्तु पानी के अंदर क्या करेगा? तैरते जाएगा। वस्तु के अंदर, पानी के अंदर क्या करेगा? तैरते जाएगा। जितना उसका वजन है, मान लीजिए आपका वजन 50 केजी है, तो 50 केजी पानी को ही अगर आप विस्थापित कर दीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा? तैरिएगा। तो प्लवन का पहला नियम क्या है? जितना आपका वजन है उतने पानी को विस्थापित कीजिए, आप क्या कीजिएगा? तैरिएगा। आप क्या कीजिएगा? तैरिएगा। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है गुरुत्व केंद्र और मित केंद्र एक ही डायरेक्शन, एक ही रेखा में होना चाहिए। गुरुत्व केंद्र और मित केंद्र, गुरुत्व केंद्र और उत्प्लावक केंद्र एक ही रेखा, एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। अभी आपको समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे हम आपको इसके पहले मित केंद्र समझा रहे थे, आपको 3 कंडीशन बताए थे। पहला कंडीशन क्या था? ये था। इसका गुरुत्व केंद्र, सॉरी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? यहाँ है। ये क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और इसके ऊपर एक क्या लग रहा है? बल लग रहा है। यहाँ से मान लीजिए बल, ये पानी है, यहाँ से इसके ऊपर बल लग रहा है। ये क्या हुआ? उत्प्लावक केंद्र। क्या हुआ? उत्प्लावक केंद्र। तो उत्प्लावक केंद्र का रेखा और गुरुत्व केंद्र का रेखा दोनों क्या है? एक ही है। दोनों क्या है? एक ही है। अगर दोनों एक ही होगा तो क्या करेगा? ये तैरेगा। ये क्या करेगा? तैरेगा। नेक्स्ट, दूसरा कंडीशन आपका मान लीजिए ये होता है, इसमें आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लेते हैं यहाँ है, और इसके ऊपर मान लीजिए यहाँ से बल लग रहा है, यहाँ से बल लग रहा है, इसके ऊपर यहाँ से बल लग रहा है। अब यहाँ से जाने वाली रेखा, यहाँ से बल लग रहा है, ये क्या? उत्प्लावक केंद्र। यहाँ से जाने वाली रेखा एक दूसरे को जहाँ काटती है वो क्या कहता है? मित केंद्र। क्या कहता है? मित केंद्र, मेटा सेंटर। अब मेटा सेंटर अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे हो, मेटा सेंटर अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे हो तो वो वस्तु पानी में डूब जाएगा। वस्तु पानी में डूब जाएगा। तभी देखिए मेटा सेंटर यहाँ पे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, तो उसके कहाँ है? नीचे है। उसके नीचे है तो पानी में डूब जाएगा। तो पानी में तैरने के लिए 2 कंडीशन। पहला कंडीशन इसके मित केंद्र के हिसाब से अगर देखते हैं तब तो 2 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि उत्प्लावक केंद्र और गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही रेखा में होना चाहिए, पहला। दूसरा, मित केंद्र जो होना चाहिए गुरुत्व केंद्र से ऊपर होना चाहिए। अगर नीचे है तो पानी में नहीं तैर पाएगा, डूब जाएगा। समझ में आया? तीसरा कंडीशन क्या था कि जितना आपका वजन है उतने पानी विस्थापित होना चाहिए। ये आपका तैरने का नियम है, प्लवन का नियम है। यहां तक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, घनत्व।
क्या पढ़ते हैं, घनत्व। घनत्व पढ़ते हैं, उसके बाद आपका उत्प्लावन आज खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग टोटली इसको खत्म कर ही देंगे। तो नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए एक छोटा सा जगह में जितना ज्यादा जगह आज मतलब द्रव्यमान की वस्तु को आप ला सकते हो, उसी को हम लोग कहते हैं घनत्व। क्या कहते हैं, घनत्व। नहीं समझ में आया होगा, भी आपको समझाते हैं। देखिए क्या समझा है, हाँ इसको समझाते हैं। देखिए देखिए ये इतना जगह छेका, ठीक है फटाफट चलिए ये इतना जगह छेका, यहाँ से अब नहीं लिखा हुआ, इतना जगह छेका, ठीक है, इतना जगह छेका, इतना जगह छेका, ठीक है। अब इसी चीज को ऐसे देखिए इतना कर दिए, अब कितना जगह छेका, अब बोलो कितना जगह छेका, किसका घनत्व तो ज्यादा है, इस वाले का घनत्व तो ज्यादा है या इस वाले का घनत्व तो ज्यादा है, इस वाले का घनत्व तो ज्यादा है, बताइए किसका घनत्व ज्यादा है, किसका घनत्व ज्यादा है, किसका घनत्व ज्यादा है, समझिएगा। जो कम दोनों का तो देखिए दोनों का द्रव्यमान तो सेम ही है, अगर ऐसे कर दिए फिर भी उसका द्रव्यमान उतना, ऐसे कर दिए फिर भी उसका द्रव्यमान उतना ही होता है। तो जिस कम द्रव्यमान, ज्यादा द्रव्यमान सेम ही है और उसका जो है कम हो गया, उसका जो है कम हो गया तो उसका घनत्व ज्यादा हो गया, उसका घनत्व ज्यादा हो गया। द्रव्यमान उतना ही है, जगह ज्यादा छीन लिया, इसका मतलब उसका द्रव्यमान कम हो गया, उसका द्रव्यमान कम हो गया। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी आपको हम समझाते हैं। जैसे दो चीज हम मान लेते हैं आपको, घनत्व माने जगह छेकना, घनत्व माने जगह छेकना, जगह छेकना, घनत्व माने जगह छेकना। अब समझिएगा अगर हम आपको बोलते, जैसे मान लीजिए ये आपको बोलते हैं ये जाली है, ये क्या है, जाली है। अब जाली इतना बड़ा है, ठीक है, जाली इतना बड़ा है। अब देखिए दूसरा जाली बनाते हैं, कौन ज्यादा कंजेस्टेड है। देखिए ये इतना ही जगह में, ये इतना ही जगह में इतना सारा इसमें जाली अट गया, लेकिन देखिए इतना ज्यादा जगह है लेकिन इसमें जाली क्या है, कम है, इसमें जाली क्या है, कम है। इसमें कितना है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 है, 25 26 27 28 29 30, इसमें 30 है। अब देखिए इसमें अगर 30 देखेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये इतने बड़ा में 30 हो जाएगा, इतने ज्यादा में 30 हो गया। देखिए कम जगह में 30 इसमें भी है, 30 इसमें भी है। ज्यादा जगह कौन से कहा, बोलोगे ये, कम जगह कौन से कहा है ये, कम जगह में ज्यादा आ गया तो इसका मतलब इसका घनत्व ज्यादा है, इसका घनत्व ज्यादा है, इसका ज्यादा, इतने जगह में इसका ज्यादा हो गया तो इसका मतलब घनत्व इसका कम, घनत्व इसका कम। नहीं समझे हैं, समझ में आया कि नहीं समझ आया, कमेंट कीजिएगा नहीं समझ में आया तो। घनत्व क्या होता है, प्रति एकांक द्रव्यमान आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को, प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। समझ में आया। जैसे मान लीजिए एक कटोरा आप ले लीजिए, एक कटोरा ले लीजिए, कटोरा समझते हो, कटोरा, एक कटोरा ले लीजिए, कटोरा में एक कटोरा आप गिट्टी रखिए, एक कटोरा क्या रखिए, गिट्टी, या एक कटोरा आप सॉरी द्रव की बात कर रहे हैं, द्रव ही रखते हैं, अभी हम लोग द्रव चैप्टर पढ़ रहे हैं, द्रव ही रखते हैं, ठोस को हटाइए, ठीक है, टोटल हम द्रव पढ़ेंगे। एक कटोरा लीजिए, कटोरा में एक कटोरा दूध लीजिए, एक कटोरा क्या लीजिए, दूध लीजिए, एक कटोरा उसमें पानी लीजिए, कटोरा में दूध ले लीजिए, उसको नापिए, कटोरा में दूध ले लीजिए, नापिए, वही कटोरा को फिर मतलब दूध हटा दीजिए, उसी कटोरा में फिर पानी लीजिए, उसको नापिए, आपको दोनों के वजन में अंतर आएगा, दोनों के वजन में क्या होगा, अंतर आएगा, दोनों के वजन में क्या होगा, अंतर आएगा। आपको पता चलेगा दूध जो है, दूध अगर मान लीजिए 300 ग्राम आता है तो आपको पानी जो होगा उसमें 290 ग्राम अटेगा, कितना ग्राम अटेगा, 290 ग्राम। तो देखिए सॉरी दूध आपका अटेगा, पानी आपका अटेगा 320 ग्राम, कितना अटेगा, 320 ग्राम। तो ज्यादा वजन किसका होगा, पानी का होगा। दूध अगर आपको 300 ग्राम अटा है तो पानी कितना अटेगा, 320 ग्राम। उसी कटोरा में, सेम कटोरा में अगर एक कटोरा पूरा लबालब कटोरा में दूध ले लिए तो आपको द्रव्यमान अगर 300 ग्राम आता है तो उसी पानी को अगर नापिएगा तो पानी दूध से ज्यादा होगा, पानी दूध से क्या होगा,
ज्यादा होगा तो मान लेते हैं पानी कितना है 320 ग्राम। तो सेम कटोरा है, दोनों कटोरा क्या है सेम है, दोनों कटोरा सेम है, लेकिन दोनों कटोरा में जगह सेम है दोनों के लिए, लेकिन उसका किसका ज्यादा द्रव्यमान हो गया, उसमें ज्यादा द्रव्यमान हो गया, उसमें किसका, आप बोलोगे पानी का। जिसका द्रव्यमान ज्यादा हो गया, जिसका द्रव्यमान ज्यादा हो गया, इसका मतलब उसका घनत्व भी ज्यादा होगा, उसका घनत्व भी ज्यादा होगा, उसका घनत्व भी ज्यादा होगा। समझ में आया? एक ही जगह में जितना ज्यादा, मान लीजिए आपको क्या बोले, आपको क्या से क्या समझावे, जैसे मान लीजिए हम ऐसे खड़े हुए, ठीक है, ऐसे खड़े हुए हैं, तो हम कितना जगह छेक रहे हैं ज्यादा। अब हम अपने आप को बिल्कुल ऐसे ऐसे करके छोटा छोटा कर दिए हैं, तो हमारा वजन तो उतने था, लेकिन हम जगह काम करने क्या करिए, कम छेके। तो पहले क्या थे, जगह ज्यादा जगह छेकते, जगह ज्यादा जगह छेके थे, अब धीरे धीरे क्या कर दिए, जगह अपना कम छेक लिए, तो हमारा वजन उतने हैं लेकिन जगह कम हो गया। कम में जगह में हमारा वजन उतने हो गया, जिसका मतलब जब हम अपने आप को छोटा कर रहे हैं तो हमारा घनत्व तो बढ़ रहा है, हमारा घनत्व तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कम जगह में ज्यादा चीज आ जाना मैंने घनत्व का बढ़ जाना, घनत्व का बढ़ जाना। अगर कम जगह में घनत्व, कम जगह में ज्यादा चीज का आना, कम जगह में ज्यादा चीज का आना मैंने घनत्व का बढ़ जाना। कम जगह में कम में चीज का आना, ज्यादा जगह में कम चीज का आना मैंने घनत्व का घट जाना। ये समझ में आया होगा, समझ में आ गया होगा, इतना क्या समझ आया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर ये फिक्स समझते रुमाल, समझो रुमाल का द्रव्यमान तो फिक्स होगा, चाहे हम इधर से द्रव्यमान इसको वजन, इसका वजन तो फिक्स होगा, ठीक है। अभी देखिए रुमाल को अगर ऐसे करते हैं तो इतना जगह छेकता है, छेका। अब इस रुमाल को अगर हम ऐसे करके ऐसे कर दिए और उसके बाद इसको रखे हैं, ये कितना जगह छेका, इतना जगह छेका। अब ये बताइए द्रव्यमान दोनों का सेम था, किस कंडीशन में ज्यादा जगह छेका, आप बोलोगे इस कंडीशन में ज्यादा जगह छेका। तो जिस कंडीशन में ज्यादा जगह छेकेगा उसका मतलब उस समय उसका घनत्व तो कम होगा, उसका घनत्व तो कम होगा। घनत्व कम होने का मतलब है कि उसका कण का बीच की दूरी दूर दूर होगा, वो सब आपस में क्या होगा, दूर दूर होगा। और जैसे इसको हम ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, इसका मतलब इसका घनत्व तो क्या हुआ, कम हो गया, घनत्व अधिक हो गया। इसका मतलब इसका कण जो है सब पास पास आ गया है, सब क्या हो गया है, पास पास आ गया है। तो इसका मतलब इसका घनत्व क्या हो गया, कम हो गया। समझ में आया, समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज को अगर मोड़ मार के बिल्कुल छोटा कर देते हैं, जिसका मतलब उसका घनत्व हम बढ़ा दिए, उसका घनत्व क्या कर दिए, बढ़ा दिए। उसको फैल के फैला दिए, पूरा खोल के फैला दिए, खोल के जब उसको फैला दिए हैं, इसका मतलब उसका घनत्व क्या कर दिए हम, बढ़ा दिए हैं। घनत्व क्या कर दिए हैं, घटा दिए हैं। घनत्व क्या कर दिए हैं, घटा दिए हैं। समझ में आया? नया तो कोई दिक्कत है, वीडियो को बढ़िया से देखिए, आपको समझ में आएगा। कोई भी चीज का घनत्व का बढ़ जाना, घनत्व का बढ़ जाना, इसका मतलब ज्यादा जगह छेकना, ज्यादा जगह छेकना। किसी चीज का घनत्व का कम जाना, घनत्व का घट जाना मतलब ज्यादा जगह छेकना। किसी चीज का घनत्व का बढ़ जाना, किसी चीज का घनत्व का बढ़ जाना मतलब कम जगह छेकना। उसी वस्तु, वही वस्तु जो है वो कम जगह छेकेगा तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट आगे समझते हैं। अगर किसी चीज का आयतन कम कर देंगे, आयतन क्या कर देंगे, कम कर देंगे। देखिए फिजिक्स सबसे हर चैप्टर में आपको समझाते हैं, फिजिक्स क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, टोटल कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अभी देखिए आयतन जो है उल्टा में है कि सीधा में है, मतलब बटे के नीचे है कि बटे के ऊपर है, बोलो बटे के नीचे है। बटे के नीचे का मतलब क्या होता है, एक चीज को घटाइएगा दूसरा चीज का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आयतन अगर आप कम करते हो, आयतन को यहाँ समझिएगा, एरिया समझ लीजिए। आयतन को हम लोग दिमाग में रखेंगे, एरिया, एरिया समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम उसके घनत्व को कम कर देते हैं, मैंने उसके एरिया को कम कर दिए, एरिया को कम कर दिए, जस्ट दिखाए एरिया को कम कर दिए, एरिया को कम कर दिए। अगर एरिया को कम कर दिए तो घनत्व क्या हो जाएगा। अभी इसी फिजिक्स के लिए इसी यहाँ समझ, डायरेक्ट यही समझ, अगर समझना चाहते हैं समझिए। आयतन को कम कर दिए तो घनत्व बढ़ जाएगा, घनत्व बढ़ गया। अब आयतन एरिया को बड़ा कर दिए तो घनत्व घट जाएगा, घनत्व घट जाएगा, घनत्व घट जाएगा। समझ में आया? अगर हम इस चीज को ऐसे करके मोड़ दिए तो उसका जगह कौन सी कर दिए, कम कर दिए। पहले ज्यादा जगह छेक रहा था, कम जगह छेक रहा है। जैसे इसका जगह कम छेका मैंने एरिया कम कर दिए, एरिया कम जैसे किए घनत्व बढ़ गया, घनत्व क्या हुआ, बढ़ गया। जैसे इसको फैला दिए तो एरिया ज्यादा क्या हुआ, ज्यादा हो गया। जैसे एरिया ज्यादा हुआ तो एरिया ज्यादा होने का, जैसे एरिया ज्यादा हुआ तो यहाँ से घनत्व क्या हो जाएगा, कम जाएगा, घनत्व कम जाएगा। समझ में आया? समझ में आ गया होगा आपकी बात। चलिए नेक्स्ट हम लोग द्रव में समझते हैं। द्रव में घनत्व, जिसका घनत्व ज्यादा होगा, जिसका घनत्व ज्यादा होगा, जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो कहाँ रहेगा, ऊपर। कहाँ रहेगा, ऊपर। अभी इस बात को नहीं समझेंगे, समझाते हैं। अगर मान लीजिए हम आपको तेल, पानी के ऊपर तेल डाल दीजिए, पानी में क्या डाल दीजिए, तेल मिला दीजिए। पानी में अगर आप तेल मिलाइएगा तो पानी और तेल आपस में नहीं मिलेगा। आप देखिएगा तेल जो होता है पानी के ऊपर ही रहता है, पानी के ऊपर ही रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पानी का घनत्व ज्यादा है, तेल का घनत्व कम है।
तेल का घनत्व कम है। पानी का घनत्व ज्यादा है, तेल का घनत्व कम है। तो जिसका घनत्व ज्यादा है, जिसका घनत्व ज्यादा है वो नीचे, जिसका घनत्व ऊपर, जिसका घनत्व कम वो ऊपर, जिसका घनत्व ज्यादा है वो नीचे, जिसका घनत्व कम वो कहाँ, ऊपर। कहाँ, ऊपर। अगर आप किसी कील को, लोहा को अगर पानी में डाल रहे हैं, लोहा पानी में डूबता है कि तैरता है? आप लोग डूब जाता है। इसका मतलब लोहा का घनत्व ज्यादा है, पानी का घनत्व कम, पानी का घनत्व कम। उसी लोहा को आप पारा में डालिए, उसी लोहा को कैसे डुबाइए, पारा में डुबाइए, वो नहीं डूबेगा। इसका मतलब क्या, अगर लोहा पारा में तैर रहा है, लोहा जो है पारा में तैर रहा है, इसका मतलब किसका घनत्व ज्यादा है? तो जो ऊपर है उसका कम, जो नीचे है उसका ज्यादा है। तो तैर कौन रहा है? लोहा, लोहा ऊपर है, तो इसका मतलब लोहा का घनत्व कम और पारा का घनत्व ज्यादा है, पारा का घनत्व ज्यादा है। अंडा जो है उसको पानी में डालिए, अंडा को अगर पानी में डालिएगा तो अंडा पानी में डूब जाएगा। इसका मतलब अंडे का घनत्व ज्यादा है, अंडा घनत्व ज्यादा है, पानी घनत्व कम। लेकिन इसी पानी में अगर हम नमक मिला दिए, इसी पानी में क्या मिला दिए? नमक। कभी घर में पानी में नमक मिलाइए, उसके बाद अंडा उसमें डालिए, वो अंडा आपको तैरने लगेगा। इसका मतलब इसका घनत्व ज्यादा है, अंडे घनत्व कम। समझ में आया? कुल मिला के घनत्व कॉन्सेप्ट क्या था? जिसका घनत्व ज्यादा है, जिसका घनत्व ज्यादा है वो नीचे, जिसका घनत्व कम वो ऊपर, वो ऊपर। समझ में आया? समुद्री जल का जो घनत्व होता है वो होता है ज्यादा, समुद्री घनत्व का, समुद्री जल का घनत्व ज्यादा है। जनरली पानी का घनत्व, नदी का घनत्व क्या होता है? कम। अगर आप मान लीजिए तैरना चाहोगे तो आप किस में तैरना चाहोगे, नदी में या समुद्र में? आप बोलोगे समुद्र का घनत्व ज्यादा है, तो वो हमको कहाँ रखेगा? ऊपर। कहाँ रखेगा? ऊपर। इसीलिए समुद्र में आदमी जल्दी डूबता नहीं है, क्योंकि समुद्र का घनत्व ज्यादा होता है, वो आपको ऊपर ज्यादा रखेगा। इसके लिए आपको तैरना कौन सी होगा? आसान होगा। तो समुद्र में नाव जो होता है अपने नदी, जैसे अभी नाव कहाँ जा रहा है? अभी जहाज जा रहा है नदी में। कहाँ जा रहा है? नदी में। अगर वो समुद्र में चला गया, समुद्र में चला जाएगा तो उसका रास्ता क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि नदी का घनत्व, नदी के घनत्व की अपेक्षा समुद्र का घनत्व जो होता है वो ज्यादा होता है। वो जहाज को कहाँ कर देगा? ऊपर कर देगा। समझ में आया? अगर आपको पूछेगा नदी का घनत्व और समुद्र घनत्व में किसका घनत्व ज्यादा है, किसका घनत्व ज्यादा है, किसका घनत्व ज्यादा होता है? समुद्र का। इसीलिए समुद्र में कोई चीज ज्यादा तैरता है। ठीक है? जो चीज नदी में डूब सकता है वो समुद्र में नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबेगा? क्योंकि वो का घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। उसका घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। जैसे अगर आपको कम तैरने के लिए भी आता है तो आप समुद्र में तैर पाइएगा, क्योंकि समुद्र का घनत्व ज्यादा होता है। वो आपको कहाँ रखना चाहेगा? ऊपर। कहाँ रखना चाहेगा? ऊपर। समझ में आया? समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला हम लोग समझते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अगर हम आपको बोलते हैं, चलिए अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं, पानी और बर्फ। पानी और बर्फ, पानी और बर्फ। अगर हम ऐसे पूछते हैं पानी और बर्फ में किसका घनत्व ज्यादा है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट बोलोगे बर्फ का घनत्व ज्यादा है, बर्फ का घनत्व ज्यादा। लेकिन आपका गलत हो जाएगा। अगर आप पानी के अंदर बर्फ डालिएगा तो आप देखिएगा बर्फ पानी में तैरते रहता है, बर्फ पानी में तैरते रहता है। बर्फ का 10 हिस्सा में से एक हिस्सा नदी के ऊपर रहता है और 10 हिस्सा क्या होता है? नीचे होता है। 10 हिस्सा कहाँ होता है? 10 हिस्सा में से एक हिस्सा पानी के कहाँ आता है? ऊपर। पानी कहाँ आता है? ऊपर। और 9 हिस्सा पानी में धंसा हुआ रहता है। अगर बर्फ की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो वो 1 सेंटीमीटर ऊपर रहेगा और 9 सेंटीमीटर पानी के अंदर रहेगा। तो कहने का मतलब अपने वजन का 1/10 भाग कहाँ रहता है? ये ऊपर। 1/10 भाग कहाँ रहता है? ऊपर। कौन? पानी के अंदर बर्फ, पानी के अंदर बर्फ। बर्फ पानी में डूबता नहीं है। अगर बर्फ पानी में नहीं डूब रहा है इसका मतलब किसका घनत्व तो ज्यादा है? आप बोलोगे जो नहीं डूब रहा है तो तैर कौन रहा है? बर्फ। तैर बन रहा है बर्फ, बर्फ रहेगा ऊपर। बर्फ कहाँ रहेगा? ऊपर। बर्फ ऊपर रहेगा, इसका मतलब क्या है कि पानी का घनत्व ज्यादा है, बर्फ का घनत्व कम। तो पानी और बर्फ में पानी का घनत्व ज्यादा है और बर्फ का घनत्व कम। बर्फ का घनत्व कम, बर्फ का घनत्व कम। अब ये बताइए पानी और बर्फ में किसका घनत्व ज्यादा है? आप बोलोगे पानी का। बर्फ का घनत्व कम। अब ये बताइए जिसका घनत्व ज्यादा है, जिसका घनत्व ज्यादा है वो कम जगह छिड़केगा कि ज्यादा जगह छिड़केगा? अभी शुरू में आपको बताया है जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो कम जगह छेदता है। क्या होता है? सॉरी, जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो कम जगह छेदता है। सही है, जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो कम जगह छेदता है, जिसका घनत्व कम होता है वो ज्यादा जगह छेदता है। कभी कभी देखिएगा आपके घर में पाइप होगा। क्या होगा? पाइप होगा। पाइप समझते हो? जिसके अंदर से पानी जाता है। मान लीजिए जिसकी तरफ से आप पानी जाता है, आपके घर में पाइप लगा हुआ है, ठीक है, पानी का पाइप। अभी ठंडी के समय में देखिएगा अक्सर वो पानी पाइप जो होता है फट जाता है। पानी क्या होता है? सॉरी, पाइप क्या होता है? फट जाता है। पाइप क्यों फटता है? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अभी मान लीजिए यहाँ पे पाइप से पानी जा रहा है, पाइप से पानी जा रहा है। पाइप से पानी जाने के बाद पाइप में क्या आता है? पानी बगल बगल लग जाता है। अब ठंडी का समय आया
ठंडी का समय क्या हुआ, आ गया। जब से ठंडी का समय आया, ट्रेन भाई साहब निकलिए, आपकी इधर कोई आवश्यकता नहीं है, हम जाएंगे ड्यूटी, आप क्या बुला रहे हैं हमको। देखिए जैसे इधर से हम इसको पानी इसके अंदर से जाएगा, ठंडी के समय में क्या होगा, वो पानी बन जाएगा बर्फ। क्या बन गया, पानी बर्फ। अब जैसे पानी बर्फ बना, ये भी था कंच क्या था, पानी। अब ठंडी में पानी क्या बन गया, बर्फ। और जैसे ये बर्फ बन गया तो इसका जगह ज्यादा छिड़ेगा, ज्यादा क्या करेगा, अभी देखिए पानी का घनत्व ज्यादा कम, अब बोलोगे पानी का घनत्व ज्यादा है, बर्फ का घनत्व कम, या पानी क्या बन गया, बर्फ। जैसे पानी बर्फ बना इसका मतलब ये जगह ज्यादा छिड़ेगा कम छिड़ेगा। अब बोलोगे जैसे बर्फ बना घनत्व हो गया कम, घनत्व कम होने का मतलब है कि ये ज्यादा नहीं छिड़ेगा, जगह ज्यादा छिड़ेगा। तो जैसे पानी से ये बर्फ बना तो इसका जगह क्या होगा, ज्यादा छिड़ेगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, पाइप यहाँ से क्रैक हो जाएगा, पाइप यहाँ से क्रैक हो जाएगा। समझ में आया कैसे, क्योंकि पानी था, पानी का घनत्व था ज्यादा, पानी घनत्व था ज्यादा, तो पानी घनत्व ज्यादा था तो कम जगह छिड़क रहा था। लेकिन जैसे उसके अंदर से पानी बन गया, ठंडी के समय में पानी बन गया बर्फ, जैसे बर्फ बना तो उसका घनत्व हो गया कम, घनत्व क्या हो गया, कम। आज हम लोग जानते हैं जिसका घनत्व होता है कम वो जगह छिड़कता है ज्यादा, जगह छिड़कता है ज्यादा। तो पहले पानी था तो जगह छिड़क रहा था कम, अब वही पानी अब बन गया बर्फ तो जगह छिड़क लिया ज्यादा, जैसे ज्यादा जगह छिड़का तो उसको कंजी कर दिया, पाइप को फोड़ दिया, पाइप को फोड़ दिया, तो पाइप यहाँ से क्या होता है, फूट जाता है। तो समझ में आया ठंडी के समय पाइप क्यों फूट जाता है। दूसरा समझिए, कभी भी आप मार्केट में कोई भी सामान खरीदने, ठंडा उंडा चाहिए खरीदने के लिए, ठंडा खरीदने के लिए जाएगा, ठंडे का जो बोतल होता है, ठंडे का जो बोतल होता है उस बोतल में देखिएगा ठंडा जो होता है यहीं तक भरा होता है, ऊपर जगह खाली छोड़ देता है, ऊपर का जगह खाली छोड़ देता है। ऊपर का जगह खाली क्यों छोड़ता है, क्यों छोड़ता है, क्योंकि बनाने वाला आदमी जानता है कि हम इसको मार्केट में बेचेंगे, तो बेचने के बाद आदमी क्या करेगा, उसको फ्रिज में रखेगा, फ्रिज में क्या करेगा, रखेगा। तो जैसे इसको फ्रिज में रखेगा तो फ्रिज में रखने वक्त क्या होगा, ये हो जाएगा ठंडा, ठंडा होने से क्या हो जाएगा, बर्फ। जैसे वो बर्फ बना तो उसका घनत्व ज्यादा है, उसका घनत्व ज्यादा है, जैसे घनत्व ज्यादा होगा ये जगह ज्यादा छिड़ेगा, ज्यादा जगह छिड़केगा। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप क्या करोगे, पानी को उसमें पूरा भर दोगे, पूरा क्या करोगे, भर दोगे। अब पूरा भरने के बाद उसको जाकर फ्रिज में रख दोगे, अब फ्रिज में रखने के बाद उसको पूरा ठंडा पर कर दोगे। हाँ तो हम ठंडा पानी पियेंगे, चिल्ड पानी, चिल्ड वाटर, ठीक है, आप पियोगे चिल्ड वाटर। आप क्या किए, पानी को पूरा भर दिए, भरने के बाद उसको कस के लगा दिए, लगाने के बाद जाकर उसको फ्रिज में डाल दिए, अब फ्रिज में पूरा उसको कम कर, टेम्परेचर कम करके उसमें डाल दिए हो। और जैसे वो बर्फ बनेगा, जैसे पानी था घनत्व तो कम था, सॉरी घनत्व तो ज्यादा था, जगह कम छिड़ रहा था, जैसे वो बर्फ बना उसका घनत्व तो कम, जैसे उसका घनत्व तो कम हुआ उसका आयतन बढ़ जाएगा, उसका जगह कम, एरिया का जगह बढ़ जाएगा। और आप उसको ढक्कन को बंद करके रखे हो और बर्फ आयतन का जगह हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे वो फैलेगा आपका बोतल क्या हो जाएगा, अंदर में फूट जाएगा। अब जैसे बाहर निकालोगा, आया हो, अब क्या होगा, बोतलें फूट गया, क्या करें, कुछ नहीं करो, नेक्स्ट टाइम जब भी पानी भरोगे जगह कम छोड़ देना, जगह तनिक को इसमें छोड़ देना, ताकि वो पानी आपका सही सलामत बर्फ भी बनेगा, आयतन भी ज्यादा बढ़ेगा, एरिया भी छिड़केगा ज्यादा, तो मैनेज कर लेगा। लेकिन आप पूरा भर दोगे तो कोला भर देना, उसका अंदर में जाकर फ्रिज में रख देना, जैसे वो ठंडा होगा उसका एरिया ज्यादा होगा, जैसे वो एरिया ज्यादा होगा ढक्कन खुल जाएगा, कोका कोला ऊपर पहुंच जाएगा, बस वो डांस करना शुरू कर देगा कोका कोला। समझ में आया। मार्केट से क्या लाना है, कोको कोला लाके मार्केट से आके फ्रिज में रख दीजिएगा, उसको पूरा बंद कर दीजिएगा, और दूसरा ढक्कन पहले उसको ढक्कन खोल दीजिएगा, जगह जो आपका बचा हुआ था दानी को उसमें दूसरा कोको कोला और मिला दीजिएगा, पूरा फुल कर दीजिएगा, उसको बंद करके फ्रिज में रख दीजिएगा। क्या, जैसे फ्रिज में रख दीजिएगा, जैसे वो ठंडा होगा तो कोको कोला ढक्कन खोल के बाहर निकल के डांस करेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो घनत्व समझ में आ गया, घनत्व समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, उसको देख लेते हैं। पानी का जो होता है मैक्सिमम घनत्व, पानी का जो होता है मैक्सिमम घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है, पानी का मैक्सिमम घनत्व, सर्वाधिक घनत्व, पानी का मैक्सिमम घनत्व जो होता है कितना डिग्री पर होता है, अब बोलोगे 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगर आपको बोलेगा पानी को हम 0 से 10 डिग्री तक सेल्सियस तक गर्म किए, 0 से कहां तक गर्म किए, 10 तक, तो उसके घनत्व में क्या परिवर्तन आया, घनत्व में क्या परिवर्तन आया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद बोलेंगे पानी को 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन आया,
उसके आयतन में क्या परिवर्तन आया, समझिएगा। अगर हम बोल रहे हैं पानी को 0 से कहां तक करना है 10 तक, तो उसके घनत्व में क्या परिवर्तन है, हम क्या बोले हैं, पानी का मैक्सिमम घनत्व कितना पे होता है 4 पे। इसका मतलब क्या है, 4 से पहले भी कम होगा, 4 के बाद कम होगा, मैक्सिमम कितना पे होगा 4 पे होगा। इसका मतलब है अगर 0 से हम 10 तक गर्म करते हैं पानी को, तो 0 से लेकर 4 तक पहले के उसका घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। 0 से 4 तक क्या होगा, बढ़ेगा। 4 के बाद फिर क्या होगा, घटना स्टार्ट शुरू हो जाएगा। क्या करेगा, घटना स्टार्ट शुरू, क्योंकि मैक्सिमम कहां तक है 4 तक बढ़ पाएगा। 4 के बाद तो कम हो जाता है, क्योंकि पानी का मैक्सिमम घनत्व तो 4, तो 0 से लेकर 4 तक ना बढ़ेगा। 4 के बाद अब बोलोगे 5 तक बढ़ते रहेगा, तो 5 तक बढ़ेगा, तो हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम 4 तक बढ़ेगा। मैक्सिमम घनत्व पानी का कितना होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का मैक्सिमम घनत्व होगा, उसके बाद भी कम, उसके पहले भी कम। तो हम 0 से कहां तक जा रहे हैं 10 तक। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से जा रहे हैं तो 4 तक तो बढ़ेगा जी, कहां तक बढ़ेगा 4 तक। 4 तक में फुल बढ़ जाएगा, और जैसे फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम इस तरह की बात करते हैं, तो यहाँ बोलते हैं मैक्सिमम, यहाँ पे बोलते हैं मैक्सिमम, तो इसका मतलब कितना डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से आप इधर कहां तक जाइएगा तो बढ़ेगा 4 तक, फिर इधर आइएगा क्या हो जाएगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम कहां तक जाइएगा 4 तक। पानी को अगर 0 से 10 तक गर्म करते हैं, तो 0 से लेकर 4 तक उसका घनत्व बढ़ता है, 4 के बाद फिर 10 तक उसका घनत्व घट जाता है। घनत्व क्या होता है, घट जाता है। अब जिसका घनत्व बढ़ेगा उसका आयतन क्या होगा, घटेगा। अभी उसमें पढ़ाए थे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बढ़ने से आयतन घटता है, आयतन घटने से घनत्व बढ़ता है। बताए थे घनत्व बराबर डेंसिटी बराबर m बटे v, v मैंने वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ाइए घनत्व घटेगा, वॉल्यूम घटाइए घनत्व बढ़ेगा। ठीक है, अभी देखिए 0 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर 10 तक में क्या होता है 4 तक घनत्व बढ़ता है। अगर घनत्व बढ़ता है तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, आयतन घटेगा। तो 0 से लेकर 10 तक में क्या होगा, तो 0 से 4 तक आयतन घटेगा, आयतन घटेगा। आयतन क्यों घटेगा, क्योंकि उसका घनत्व बढ़ता है, उसका घनत्व बढ़ता है, जिसका घनत्व बढ़ता है उसका आयतन घटता है। तो 0 से लेकर 4 तक आयतन उसका घटेगा, और 4 से लेकर फिर 10 तक उसका आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा। तो समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। 0 से लेकर 4 तक घनत्व बढ़ता है, तो घनत्व बढ़ रहा है, इसका मतलब आयतन कम, आयतन कम, आयतन कम। घनत्व बढ़ेगा, आयतन कम, घनत्व बढ़ेगा, आयतन कम। 4 से लेकर 10 तक घनत्व घटेगा, तो इसका मतलब आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा। तो अगर घनत्व पूछेगा तो 0 से 4 तक बढ़ेगा, 4 से बाद घटेगा। आयतन पूछेगा तो 0 से 4 तक घटेगा, 4 के बाद बढ़ेगा। तो ये था आपका आज का चैप्टर, कौन सा, पलवन। तो पलवन आज का चैप्टर हमारा कंप्लीटली खत्म हो गया है। नेक्स्ट अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे श्यानता। क्या पढ़ेंगे, श्यानता। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप अपने दोस्त लोग में शेयर कर लीजिए, उनको भी बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, ओके बाय।